से दूसरी साइड तक, डिस्टल से डिस्टल। अब इसमें प्रीमोलर भी है, अगर प्राइमरी डेंटिशन है तो फिर हम सेकंड डेसिडुअस मोलर से देखेंगे, अगर परमानेंट है तो फिर हम सेकंड प्रीमोलर से देखेंगे। आप इसको इस तरह से समझें, क्योंकि ये सेकंड डेसिडुअस मोलर की जगह पे सेकंड प्रीमोलर इरप्ट होता है ना, सो दैट्स व्हाई। Maxilla little change with age, mandible 4 mm decrease, आर्च circumference decrease होती है लोअर में, क्योंकि लीवे स्पेस जो हमें मिलती है उसकी वजह से नीचे वाले जो पीछे वाले दांत हैं, जो मैंने बताया था क्लास 1 रिलेशनशिप बनता है, क्लास 1 रिलेशनशिप की वजह से जो लोअर परमानेंट फर्स्ट मोलर है वो आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर अगले वाले दांतों को भी आगे को पुश करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आर्च सर्कमफ्रेंस हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्राउडेड माउथ्स इवन मोर रिडक्शन इन सर्कमफ्रेंस मेक सेंस। क्लिनिकल समरी एंटीरियर आर्च है रिमेन फेयरली स्टेबल, increase in intercanine width modifies arch shape not size, posterior grade for permanent molars। अच्छा, मैंडिबल की जो पोस्टीरियर ग्रोथ होती है ना, दैट आल्सो क्रिएट स्पेस फॉर परमानेंट मोलर्स, वर्टिकल फेशियल ग्रोथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखें आप, क्राउडिंग ऑफ द लेबियल सेगमेंट रिड्यूसिंग विद ग्रोथ इन इंटरकेनाइन। ये आप देखें कि इंटरकेनाइन विड्थ यू कैन सी। अच्छा, और ये लीवे स्पेस, जिस तरह के आई टोल्ड यू के लीवे स्पेस, यू कैन सी कि दिस इज डेसिडियस केनाइन, प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी सेकंड मोलर, ये शेड हुआ, ये शेड हुए, तो ये वाले जो नीचे वाले दांत जब इरप्ट होंगे तो इनका जो इनकी विड्थ है 21 mm, इनकी विड्थ है 23 mm, तो हमारे पास जो लीवे स्पेस होगी वो होगी 2 mm। एंड दिस इज अगली डकलिंग स्टेज, जो कि 8 ईयर की एज में हमें देखने को मिलती है, और ये यूजुअली 11 ईयर की एज में जब अपर केनाइन्स इरप्ट हो जाते हैं तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये स्पेस भी क्लोज हो जाती है। abnormalities of eruption and exfoliation, नॉन पेल्प इसमें अगर केनाइन्स पेल्पेट ही नहीं हो रहे, आप नॉर्मली अगर 8 ईयर्स की एज में केनाइन्स पेल्पेबल होते हैं तो पेल्पेबल ही नहीं है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एसिमेट्री है, कोई दांत पहले इरप्ट हो रहा है कोई बाद में हो रहा है, दिस इज एसिमेट्री। डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल इरप्शन सीक्वेंस, के कोई वाला दांत पहले हो रहा है किसी और टाइमिंग पे हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसमें फिर इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत क्रिटिकल है। स्क्रीनिंग फॉर इरप्शन इश्यूज, रूटीन विजुअल एंड मैनुअल एग्जामिनेशन, पेल्पेट बकल सर, या सो इसमें स्क्रीनिंग ऑफ इरप्शन इश्यूज में हम मोस्टली बकल सल्कस को पेल्पेट ही करते हैं टू चेक के परमानेंट अपर केनाइंस आ गए हैं या नहीं आए। ठीक है, हम जब पेल्पेबल करेंगे, उसको पेल्पेट करेंगे तो वी विल फील इट के देयर इज समथिंग। तो या रेडियोग्राफ से भी देख सकते हैं कि डाउन द जिंजिवा क्या है, डाउन द बोन क्या है, टूथबड किधर है, डिस्रप्शन तो नहीं है, सो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अच्छा, नेटल टीथ, ये भी याद करने वाला पॉइंट है, नेटल टीथ
प्रेजेंट एट बर्थ, पैदा हुआ है बच्चा तो उसके मुंह में दांत है ऑलरेडी, दिस इज नॉट नॉर्मल बट दिस इज कॉल्ड नेटल टीथ। नियोनेटल टीथ है इरप्ट विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स। अब यूजुअली 6 to 7 months में पहला दांत इरप्ट होता है, बट नियोनेटल टीथ फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही डेवलप आपको विजिबल होगा। Mandibular first primary incisor, this is commonly involved, often mobile, removal if interferes with feeding, risk of inhalation, या so ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेटल टीथ, अगर स्टेबल है, एसिम्टोमेटिक है, कुछ नहीं कह रहा, वहीं छोड़ देंगे। अगर ट्रॉमा कॉज कर रहा है, फीडिंग में डिसरप्शन है, मोबाइल है, तो we'll just apply topical anesthesia and forceps से हम उसको रिमूव कर लेंगे। Eruption cyst caused by fluid or blood accumulation in follicular space, इसकी आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा eruption sequence क्या होती है। Seen above erupting tooth crown usually spontaneously ruptures, marsupialization needed, ये भी I will tell you what is this। Delayed or failed eruption, normal variation but observe for disruption in eruption asymmetry, if one tooth erupts and its pair doesn't within 6 months। अच्छा, एक चीज है कि ये भी चीज हम देखते हैं कि लेट से कि परमानेंट राइट साइड का परमानेंट फर्स्ट प्री मोलर अगर इरप्ट हो गया है, तो उसी का दूसरी साइड वाला भी विद इन 6 मंथ्स इरप्ट हो जाना चाहिए। मतलब दोनों साइडों के दांत जो एक जैसे दांत है, जिस तरह राइट साइड का परमानेंट लोअर फर्स्ट प्री मोलर और लेफ्ट साइड का लोअर फर्स्ट परमानेंट प्री मोलर, वो विद इन 6 मंथ्स के गैप में कहीं ना कहीं इरप्ट हो जाने चाहिए। ये नॉर्मली है। अगर नहीं है, 6 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर वी विल डू check for the radiograph, and we that is something to be consulted about। Types of failure, localized failure, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, दांत ना निकलने की वजह है ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऊपर कोई चीज़ है जिसकी वजह से नीचे से दांत ही नहीं ऊपर को इरप्ट हो पा रहा। प्राइमरी फेलियर, इरप्शन मैकेनिज्म में डिफेक्ट है दांत, ये दिस इज जेनेटिक, और इसमें या और इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर वो नहीं निकल रहा ना, तो फिर वो प्रोबेबली नहीं निकलेगा। या सो यू हैव टू कंसल्ट इट। कॉजेज ऑफ डिलेड इरप्शन, ये भी दिस इज इम्पोर्टेंट, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जनरलाइज्ड कॉजेज एंड लोकलाइज्ड, इसमें वाइवा में से सवाल आ सकता है। अच्छा, ये देखें आप कि नेटल टूथ प्रेजेंट एट बर्थ, ये नेटल टीथ है, बर्थ में प्रेजेंट है, और नियोनेटल होता है जो फ्यू वीक्स ऑफ बर्थ के बाद इरप्ट होता है, दैट्स कॉल्ड नियोनेटल। दिस इज द इरप्शन सीक्वेंस ऑफ परमानेंट टीथ। ये यू हैव टू लाइक लर्न दिस। ये पहले ये इरप्ट होता है, लोअर सेंट्रल है, लोअर लेटरल, अपर सेंट्रल, अपर लेटरल, लोअर केनाइन, फिर उसके बाद लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर सेकंड प्रीमोलर, उसके बाद या लोअर सेकंड प्रीमोलर, और फिर उसके बाद लोअर सेकंड प्रीमोलर के बाद अपर केनाइन निकलता है। अपर केनाइन एंड पे निकलता है। लोअर सेकंड प्री मोलर के बाद अपर केनाइन इरप्ट होता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपने ये चीज़ को याद करनी है। और ये वाले दांत, ये सबसे पहले यही निकलते हैं जो फर्स्ट मोलर्स हैं, फर्स्ट परमानेंट।
हमेशा एक डिबेट होती है कि ये वाले पहले निकलते हैं या ये वाले, लेकिन ये वाले पहले निकलते हैं 5 to 6 ईयर्स की एज में ये निकलते हैं, और 6 to 7 ईयर्स की एज में ये निकलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियस है कि फिर सेकंड मोलर निकलेंगे और फिर ये थर्ड मोलर्स निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड इरप्शन सिस्ट। यू कैन सी मार्सुपलाइजेशन होती है कि ब्लेड से, स्कैल्पल ब्लेड से कट लगाया इधर, ये जगह एक्सपोज की, और जो सिस्ट है उसको निकाल लिया। और ई न्यूक्लिएशन एक चीज़ होती है, वो इसमें नहीं है, बट आई स्टिल लेट यू नो कि इस पूरे को ही हमने इस तरह कट की किए बगैर ही हमने स्कूप कर लिया। इसको हम ई न्यूक्लिएशन कहते हैं। मिक्स्ड डेंटिशन प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस टीथ। अब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है। कोई दांत पहले निकल गया किसी वजह से, कोई केरीज हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, विदाउट एनी रीजन कोई दांत अपने टाइम से पहले निकल गया, तो ऑफ कोर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जनरली कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो साथ वाले दांत होते हैं ना, वो चाहे परमानेंट हो चाहे प्राइमरी हो, वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर प्राइमरी फर्स्ट लोअर मोलर अपने टाइम से पहले शेड हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो जो पीछे दांत है वो है हमारा जो परमानेंट मोलर, ठीक है, वो आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो दांत की वो जगह वो ले लेगा, और फिर जब उसके नीचे वाला दांत जो कि सेकंड प्री मोलर है, वो जब आना शुरू होगा, तो वो कहीं साइड पे इस तरह इरप्ट होगा, विच इज जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या सो ग्रेटर रिस्क इफ चाइल्ड इज यंगर, क्राउडिंग इज प्रेजेंट, टूथ ये, या इफेक्ट बाय टूथ टाइप, डेसिडुअस इंसाइजर, मिनिमल इफेक्ट। अच्छा, अगर डेसिडुअस इंसाइजर कोई एक निकल भी जाता है टाइम से पहले, तो कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर केनाइन निकल जाता है एक साइड का तो मसला होगा। सेंटर लाइन शिफ्ट हो जाएगी। मिसाल है कि राइट साइड का केनाइन निकल गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला केनाइन इधर, मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले सारे दांत राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेंटर लाइन होती है नाक से नीचे, ये जो अपर टीथ की फ्रेनम से नीचे, और ये सेंटर लाइन शिफ्ट हो जाती है दांतों की फिर राइट की तरफ, या लेफ्ट वाला निकलेगा तो फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो उसको हमें काउंटर करने के लिए, उसको उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमें दूसरी साइड का केनाइन भी, जो कि ठीक भी हो, उसको निकालना पड़ जाता है, ताकि सेंटर लाइन शिफ्ट ना हो। क्योंकि अगर सेंटर लाइन आपकी शिफ्ट हो जाती है तो फिर परमानेंट टीथ में भी सेंटर लाइन शिफ्टेड ही नज़र आएगी। तो ये चीज़ है। फर्स्ट मोलर में शिफ्ट मिड लाइन मॉनिटर, फर्स्ट मोलर यूजुअली शिफ्ट नहीं करती, मिड लाइन शिफ्ट नहीं करती, बट अगर लग रहा है कि शिफ्ट कर रही है तो फिर हमें करनी पड़ती है बैलेंसिंग कॉन्ट्रालेटरल टूथ की एक्सट्रैक्शन। सेकंड मोलर सेंटर लाइन शिफ्ट नहीं करती, लेकिन अगर अर्ली लॉस हो जाए तो वही वाली बात है कि मीजियल ड्रिफ्ट ऑफ परमानेंट फर्स्ट मोलर, जो फर्स्ट मोलर है वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्राउडिंग होती है, और जो दांत है जो नीचे से सेकंड मोलर की जगह पे परमानेंट सेकंड प्री मोलर है, वो डिस्प्लेस्ड इरप्ट होता है आर्च में। या use risk benefit analysis, not early extraction doesn't always speed up successor eruption,
Space closure can be planned for congenitally missing